हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग जानेंगे आज जीके के बारे में। तो हम लोग जीके क्लास के बारे में जानेंगे और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग किसी भी आज के समय में आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, पेपर का तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी पीएससी वगैरह जो भी है, तो क्या है कि जीके जनरल नॉलेज, रीजनिंग सबको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करेंगे तो का पढ़ाई करेंगे। तो इसी प्रकार से आप चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें क्या होगा, मोटिवेट होंगे। मोटिवेट होने से क्या करेंगे, अपन आप लोग के लिए नया नया वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्रास नामक मात्रक में निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो आप कमेंट करके बताइए किसे मापा जाता है। मैं आंसर हम लोग पढ़ेंगे, साथ में ही आप कमेंट भी करिए। तो गाश नामक मापक है, तो उसमें जो मात्रक है निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो हम लोग पहला देखते हैं नाभ की त्रिज्या को, कि चुंबकीय प्रेरण को, समुद्र की गहराई को, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन आपको दिया गया है। तो हम लोग इसका सही आंसर देखेंगे तो इसको चुंबकीय प्रेरण को मापा जाता है। तो इसको क्यों मापा जाता है ये थोड़ा सा जानेंगे अपन। तो क्या होता है कि चुंबकीय प्रेरण की माप की क्या है, इकाई क्या है, गास मापक है। तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व के रूप में भी क्या जाना जाता है। यह इकाई गासियन प्रणाली की इकाइयों का क्या होता है, हिस्सा होता है। कौन? चुंबकीय प्रेरण, जिसके इसी पुराने सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड विद्युत चुंबकीय इकाइयों प्रणाली में विरासत में लिया गया है। पुराने जो अपन मापक जब चालू हुआ तब चुंबकीय को किसमें मापना है, गास में, ऐसा लिया गया है। सो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विद्युत घंटियों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है, अपन ये क्वेश्चन है कि विद्युत घंटियों में किस प्रकार का चुंबक का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई भी नहीं। स्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट करिए आप। तो इसका आंसर क्या होगा कि हम लोग देखते हैं, इसका आंसर रहेगा विद्युत चुंबक। तो जो विद्युत घंटियां हैं वो किससे बचती है, विद्युत चुंबक से। तो क्यों बचती है इसके बारे में भी अपन जानेंगे, देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि विद्युत घंटी जो चुंबक है वो क्यों बचता है। तो पहला अपन देखते हैं इधर, विद्युत चुंबक का एक प्रकार का क्या होता है, चुंबक होता है, जिसमें विद्युत प्रवाह द्वारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो बचता है। पहला। दूसरा कारण देखते हैं कि विद्युत चुंबक में आमतौर पर एक कॉइल में तार के क्या होते हैं, घाव होते हैं। दूसरा देखते हैं, परिनलिका के अंदर एक नरम लोहे की छड़ रखकर विद्युत चुंबकों के चुंबकत्व को बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा, विद्युत चुंबकों का अंतर्भाग लौह चुंबकीय पदार्थों से बना होता है, जिनमें उच्च पारगम्यता और कम धारण क्षमता होती है। चौथा, विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटियां, लाउड स्पीकरों और टेलीफोन डायफ्राम में किया जाता है। तो इसका उपयोग घंटी के अलावा लाउड स्पीकर और टेलीफोन डायफ्राम में किया जाता है। अगला, विशाल
विद्युत चुंबकों का उपयोग क्रेनों में मशीनरी उठाने के लिए किया जाता है और भारी मात्रा में लोहा और इस्पात का भी उपयोग किया जाता है। तो हम इसके बारे में भी जान ले विद्युत चुंबक क्या होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक विद्युत चुंबक की क्रोड किससे बनी होती है। तो पहला ऑप्शन नरम लोहा, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा तांबा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो इसका आंसर होगा नरम लोहा। इसका आंसर क्या होगा, नरम लोहा। तो एक विद्युत चुंबक की क्रोड नरम लोहा से क्या होती है, बनी होती है। अब क्यों बनी होती है इसके बारे में अपन हम लोग क्या करेंगे, जान लेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्यों बनी होती है। हम लोग देखते हैं कि क्यों बनी होती है। तो पहला कारण ये होता है कि नरम लोहे को उस लोहे के रूप में परिभाषित किया जाता है इसे आसानी से क्या होगा, चुंबकीय किया जा सकता है और सेथिल हानि की थोड़ी मात्रा के साथ चुंबकित किया जा सकता है और इसमें निम्न कार्बन पदार्थ भी होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये भी अपन देख लेंगे। इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि यह अपने चुंबकत्व शक्ति को उस समय बरकरार नहीं रखता जब धारा क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इस कारण इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा में देखते हैं अपन कि दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि यह स्थायी रूप से क्या है, चुंबकित नहीं होता है। और नरम लोहा में कम निग्राही बल या अल्प निग्राहिता और कम अवरोधन होता है। इस लोहे की सुग्राहिता बहुत अधिक होती है या बहुत कम संसारक होता है। इस कारण से क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। और एक जो कारण था कि नरम लोहा जो यहाँ पहले में आप देखिए कि परिभाषित किया जाता है कि चुंबकित किया जाता है, सेथिल हानि थोड़ा मात्रा चुंबकित किया जाता है जिसमें निम्न कार्बन पदार्थ होते हैं। तो मैग्नीशियम और तांबा ये क्या है, इसके तत्व हैं। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, मैग्नीशियम का 12 और तांबा का क्या होता है 29 और तत्व का प्रतीक Mg, मैग्नीशियम, तांबा का Cu। तो ये क्या दिया गया है, क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय दिक् सूचक में एक चुंबकीय सुई होती है जो सदैव कौन सी दिशा में इंगित करती है। तो कौन सी दिशा में इंगित करती है आप लोग तो जानते होंगे कि उत्तर दक्षिण में करती है कि उत्तर पश्चिम में, पूर्व दक्षिण में, उपयुक्त में से एक से अधिक में करती है या उपयुक्त में से किसी में नहीं करती। आप कमेंट जरूर करिए। तो इसमें करती है उत्तर और दक्षिण में करती है। तो इसका पहला आंसर क्या हुआ, उत्तर और दक्षिण। क्यों करती है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो उसी दिशा को क्यों इंगित करते हैं इसके बारे में अपन देखते हैं कि सुई हमेशा क्यों उसी दिशा को निर्देशित करती है। तो पहला है कि कंपास नेविगेशन और अभिविन्यास के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है जो कि भौगोलिक दिशाओं या बिंदुओं के सापेक्ष क्या होती है, स्थित और इंगित करता है। ये हमें बताने का कार्य करता है कि वो दिशा कौन सा है। जैसे कि अपन कंपास आज के स्मार्टफोन में भी वो दिया होता है। फिर अगला देखते हैं कि आमतौर पर कंपास रोज नामक एक आरेख कंपास फेस पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की दिशाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। फिर अगला देखते हैं जो कि पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र के घटक के कारण भी होता है। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा पूरी तरह से निश्चित राशियां द्वारा दी जाती है जिससे चुंबकीय घटक कहा जाता है।
और इसका भी कारण है। तो हम लोग देखते हैं कि उसका कारण क्या है, किसका, चुंबकीय घटक का। तो हम लोग देखते हैं अपन कि चुंबकीय उत्तर भौगोलिक दक्षिण ध्रुव में होता है और चुंबकीय दक्षिण भौगोलिक उत्तर ध्रुव में होता है। एक कंपास की सुई उत्तर ध्रुव की ओर निर्देशित करने वाली एक बार चुंबक होती है। यह चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई का संकेत उत्तर दिशा चुंबकीय दक्षिण में होता है। इसी कारण क्या होता है कि वो उत्तर दक्षिण को दिशा को दिखाती है, कौन, चुंबकीय सुई जो है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान है, तो क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं कि उसका ऑप्शन दिया गया है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक बढ़ जाता है, एक समान रहता है, बिंदु से बिंदु तक भिन्न होता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऐसा होता है या नहीं, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एक समान होगा। पर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। फिर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी अपन देखते हैं कि एक समान क्यों होता है, न कि वो एक सिरे से दूसरे तक बढ़ जाता, बिंदु से बिंदु तक भिन्न होता, तो ऐसा क्यों नहीं होता और एक समान ही क्यों होता है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। फिर क्यों होता है इसके बारे में देखते हैं कि परिनालिका के बारे में अवधारणा क्या है। तो कुंडली के समान व्यास की लंबाई से कम होने के साथ विद्युत रोधी तार के कई कसकर लपेटे हुए घुमावों वाली एक बेलनाकार, क्या, बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं, जैसे कि यहाँ पास दिखाया गया है। फिर अगला क्या बोलता है कड़िका जो है कि परिनालिका के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे कि ये स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे कि अपन पंखा होता है तो उसके बीच में एक जब चलता है रोटर तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, राउंड मारता है। तो वैसे ही क्या है, परिनालिका के भीतर का चुंबक एक समान और परिनालिका के अक्ष के समानांतर होता है, ऐसा उदाहरण बता रहा है इसका। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, वसा संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम लोग देखते हैं कि किसके लिए है, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए। इसका आंसर क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण। फिर ये क्यों होगा, इसके बारे में भी उदाहरण जरूर देखते हैं, क्योंकि इसी से हम लोग को जानकारी पता चलता है। हम लोग तो जान लिए कि क्या है कि इसका आंसर प्रोटीन संश्लेषण है, बट ये नहीं जाने हैं कि ये क्यों होता है ऐसा। इसका भी कारण जानना हमको क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका देखते हैं। इसके बारे में जो अवधारणा है उसके बारे में अपन देखते हैं कि क्या है। तो इसका अवधारणा ये है कि तरंग वह विक्षोभ जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, तरंग कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंग कहलाता है। फिर तरंगे दो प्रकार की होती हैं, पहला अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरा अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे के बारे में देखते हैं कि वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के
लिए समकोण पर होती है अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का एक क्या है उदाहरण है। प्रकाश क्या है अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। फिर वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा की गति के समानांतर होती है, फिर अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। फिर ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का एक क्या है उदाहरण है। फिर थोड़ा सा और देखते हैं कि प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि इसके घटक इसके संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। क्या करते हैं? लंबवत कंपन करते हैं। सो इसका आंसर हो गया। इसका उदाहरण भी आपको समझ आ गया होगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से आपका कौन सा सही है। पहला कथन दिया है कि पादप सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। और दूसरा दिया है पादप में पर्णहरित होता है। और तीसरा है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है, तीसरा ऑप्शन है 1 और 3 सही है, और इनमें से सभी सही हैं। तो आप कमेंट जरूर करिए और हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2 सही है। क्या सही है? 1 और 2। तो पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। पादप में पर्णहरित होता है। ये क्या है? सही है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी अवधारणा के थोड़ा सा देख लेंगे। उदाहरण में देखते हैं प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण क्या होता है? वो हरा होता है। फिर यह पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ने में क्या करता है? मदद करता है। फिर अगला क्या बोल रहा है? इसके साथ में करने के लिए किया जाता है चूंकि भोजन का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस उसके बाद क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। फिर कुछ पौधे हरे शैवाल और साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सामान्यतः लिखा जाता है C6O2 6H2O प्लस सूर्य प्रकाश। क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6O2। तो अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, फिर देखने में ये लगता है कि थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो, ऐसा लगता है। तो हम लोग धीरे धीरे पूरा पढ़ेंगे। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो वीडियो है वो आपके पास पहला पहुंचेगा। तो आप क्या करेंगे? उसको आपकी जानकारी हो जाएगी। थैंक यू।